आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी कार्यक्रम युवा समय में। और मैं हूं आपकी होस्ट डिम्पल तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कुछ विशेष शख्सियतों से और साथ ही आपके लिए लाते हैं मनोरंजन से भरे सेगमेंट। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का ऊर्जावान सुविचार। आपकी योजनाएं व्यर्थ जा सकती हैं, आपका सोचना भी व्यर्थ जा सकता है, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह एक न एक दिन ज़रूर रंग लाती है, इसलिए मेहनत ज़रूर करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हम आपको मिलाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता रखने वाली युवा प्रतिभाओं से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक लेखक, एक पत्रकार और हमारे विशेष अतिथि आदित्य श्रीवास्तव जी। तो चलिए बात करते हैं आदित्य जी से। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच डिम्पल। जैसा कि आप एक पत्रकार भी हैं और एक लेखक भी हैं, तो काफ़ी कुछ आपसे जाहिर है कि हमें सीखने मिलेगा, युवाओं को हमारे सीखने मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। तो कैसे आपके मन में सबसे पहले ख्याल आया और कैसे आपकी रुचि आई लेखन की तरफ? देखिए, लेखन की तरफ रुचि की अगर बात करें तो ये ऑल ऑफ सडन होता है। ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे लेखन की तरफ जाना है, क्योंकि पत्रकार हैं और लिखते पढ़ते रहते हैं, पत्रकारिता के छात्र भी रहे हैं। तो शुरुआत में ही हमें सीनियर्स ने बताया कि लिखते रहो, ब्लॉगिंग करो और लिखने की आदत डालो। फिर धीरे धीरे करके समाज में जब चीज़ें हम देखते गए, पत्रकारिता के साथ में कई सबसे अच्छी बात इस फील्ड की ये होती है कि आपको कई सारी अलग अलग घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है जी। और जब आप उन अलग अलग घटनाओं से रूबरू होते हो तो उस वक्त आपके अंदर भी एक भाव पैदा होता है। अगर डॉक्टर कोई है, किसी का इलाज कर रहा है, तो वो भी अंदर से एक ह्यूमन बीइंग तो है वो भी। पत्रकार हम भी किसी घटना को कवर करने गए हैं तो हमारे अंदर भी एक मानवता है, एक नज़रिया है जिसको हम हो सकता है कैमरे के सामने कई बार नहीं ला रहे हों, लेकिन अंदर से मन उद्वेलित ज़रूर होता है। तो जो मन जब उद्वेलित होता है तो फिर लिखने पे आता है। कई बातें जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हम लिख देते हैं, हम लिख के एक्सप्रेस करते हैं उसको। तो धीरे धीरे करके शुरुआत, जब मेरा पहला कविता संग्रह आया तो शुरुआत उसकी दरअसल ऐसी हुई कि धीरे धीरे करके कविताएं लिखते रहे। बाद में लगा कि हाँ, एक अच्छा खासा कंटेंट हो गया, उसको कंपाइल कर लिया जाए। तो फिर पहला कविता संग्रह आ गया, फिर उपन्यास, और फिर एक जो वायरस से वैक्सीन तक तीसरी किताब थी वो आई। तो ओवरऑल समय के साथ में वो फेज़ बदलते गए और फेज़ बदलने के साथ में अलग अलग शैलियाँ लिखने की आती गई। जी, आप लेखन के साथ साथ पत्रकार भी आप हैं लंबे समय से दूरदर्शन में। तो पत्रकारिता की शुरुआत से लेकर के अब तक का सफ़र, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, कहानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे साधारणतः सबकी होती है वैसी ही मेरी कहानी है, पर सबका अपना अपना नज़रिया होता है करियर चुनने का। मैंने इस करियर को चुना और मैं उन लकी लोगों में से अपने आप को मानता हूँ कि जो अपने पैशन को जिन्होंने प्रोफेशन बनाया। और ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि लोग करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशन के लिए उनको अपनी दूसरी फील्ड में आना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स की इच्छा कुछ और होती है और उन पेरेंट्स की इच्छा के आधार पर बच्चे अपना करियर चुन लेते हैं। लेकिन मेरे साथ सबसे अच्छी बात यह रही कि पेरेंट्स का भी साथ एक समय के बाद उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, इसका अगर पैशन इसी फील्ड में है तो उसको यहीं जाने दिया जाए। जब मैंने 12th पास आउट किया जी, तब उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। दरअसल एंकरिंग का एक बड़ा शौक़ था शुरू से। टीवी पे हम लोगों को देखते थे, उस समय केबल चैनल का बड़ा एक क्रेज़ होता था। तो हम टीवी पे जब लोगों को देखते थे तो अंदर से एक लगता था कि यार हम भी ऐसा करें। तो उस शौक़ की वजह से एक छोटी सी वर्कशॉप हुई भोपाल शहर में। 7 दिन की एक वर्कशॉप होती थी। तो उस वर्कशॉप में हम लोग अटेंड किया हमने। उसमें एक आकाशवाणी की एक बहुत जानी मानी अनाउंसर हैं, जया आर्या जी, उन्होंने उस वर्कशॉप को लिया था। और उस वर्कशॉप के बाद जब आखिरी का दिन था तो हमें एक केबल चैनल में, जो भोपाल का लोकल चैनल है, वहाँ पर विज़िट के लिए लेके गए। और हम जब वहाँ विज़िट के लिए पहुँचे तो वहाँ का स्टूडियो और वहाँ का पूरा न्यूज़ रूम देख के एकदम अंदर से लगा कि यार कितना बढ़िया माहौल होता है, कितने अच्छे स्टूडियोज़ हैं, कैमरे हैं, एंकर न्यूज़ पढ़ रहा है, तो ऐसा हमें भी करना है। तो वो एक भावना जागी। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, साथ साथ मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम था, तो मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर एंकरिंग धीरे धीरे करके शुरू हुई। इंटर्नशिप में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो दौर ऐसा था कि एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैच्योरिटी भी उस वक्त इतनी नहीं थी, ना आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में थी ना कहीं थी। तो धीरे धीरे करके आप सीख रहे थे।
अवसर मिलने के बाद केबल चैनल से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर रीजनल की तरफ गए। रीजनल के बाद कुछ शहर से बाहर फिर जब निकले भोपाल से बाहर तो छत्तीसगढ़ गए, जहाँ पे रायपुर पहुँचे। जी न्यूज़ उस समय छत्तीसगढ़ जब हुआ करता था, जो आज के वक्त में IBC 24 चैनल के नाम से जाना जाता है, वो पहले जी छत्तीसगढ़ हुआ करता था, तो वहाँ गए। उसके बाद दिल्ली चले गए, ABP न्यूज़ में मौका मिला, ABP न्यूज़ में काम करने का, तो वहाँ काम किया। और फिर ऐसा हुआ कि भोपाल में दूरदर्शन प्रसार भारती का रिक्रूटमेंट आया और यहाँ अप्लाई किया और यहाँ सिलेक्शन हुआ। तो करीब 8 साढ़े 8 साल से भोपाल दूरदर्शन में यहाँ एज एंकर करस्पॉन्डेंट सेवाएं दे रहा हूँ। तो करियर चलता रहा, लेकिन एक अच्छी बात जो मेरे करियर की मुझे लगी कि मैंने सब कुछ सीखने की कोशिश की। ये कहें कि जो जो मिलता गया वो करता गया। ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ एंकरिंग ही करना है। एंकरिंग तो सोच के आया था, लेकिन समय के साथ में मुझे जो टास्क मिलता गया या जिस डेस्क पे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं उसको लेकर आगे बढ़ा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये आपका सफ़र था, इसी के साथ किताबों का भी एक सफ़र होता है, तो वो सफ़र कैसा होता है? कहाँ से हम किताब को लिखना शुरू करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, फिर पब्लिश होने तक का जो सफ़र होता है वो कैसा होता है? बड़ा रोचक होता है। पहला तो कविता संग्रह था, तो वो तो आपका खुद का सृजन होता है, हालांकि आपकी हर किताब आपका खुद का सृजन होता है। फिर उपन्यास होता है, तो आपकी कोई भी एक कहानी होती है आपके पास में, उस कहानी को आपको शब्द देने होते हैं। और फिर जो रिसर्च की बात आपने कही कि कहाँ से वो कंटेंट मिलता है, तो वो कंटेंट, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो जैसे वायरस से वैक्सीन तक जो मेरी तीसरी किताब है, वहाँ ज़रूरत मुझको पड़ी। तो मुझे लगता है कि जो आपके मन में आ रहा है आप उसे लिख दो। आप सोचो मत कि, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग सोचते हैं कि यार कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें और लोग क्या कहेंगे, वो मत देखो। आप अपना लिखो, आप अपना लिखते जाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआती दौर में पब्लिशर मिलना, प्रकाशक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो उस पब्लिशर तक पहुंचना और पब्लिशर तक अप्लाई करना और अप्लाई करने के बाद उसकी हामी मिलना और हामी मिलने के बाद उसकी छपने की प्रक्रिया तक जाना, तो ये इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा पेशेंस मांगती हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये भी सच है कि जितनी मेहनत किताब लिखने में लगती है, शुरुआती दौर में उतनी ही मेहनत उस किताब को छपवाने में लग जाती है। तो वो एक सफ़र बड़ा रोमांचक होता है, लिखना भी और वहाँ तक पब्लिश्ड राइटर बनने तक का भी। बिल्कुल। अच्छा, हमें जो विचार आते हैं कि इस विषय पर हमें लिखना है और उसमें बीच में हमें जानकारियाँ भी कई जुटानी पड़ती हैं, वो कैसे एकत्रित की जाती हैं कि हम जानकारियाँ जुटा रहे हैं जो हम अपनी किताब में लिखने के लिए? देखिए, हम चूँकि पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, तो हमारा काम ही यही है। आप भी पत्रकारिता की स्टूडेंट हैं, तो आप जानती होंगी, आपको पढ़ाया जा रहा होगा कि हर चीज़ को चेक करिए। फैक्ट जो भी या खबर जो आपके सामने आ रही है, कई लेयर में उसको हमें चेक करना होता है। अब देखिए, खबरों में भी हम यही करते हैं, कोई भी खबर अगर हमारे पास आएगी तो हम उसको पहले क्रॉस चेक करेंगे ना। हम ऐसा तो है नहीं कि आई और हम सीधे उसको टेलीकास्ट कर देंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे ही हम लेखन में भी, जैसे वायरस से वैक्सीन तक जो मेरी किताब है, उस किताब में पूरा फैक्ट है, पूरे फिगर्स हैं, डेट वाइज फिगर्स हैं, सारे आंकड़े हैं। तो वो आंकड़े, कोशिश ये भी थी और जो ऑफिशियल फिगर्स मिले, जैसे ऑफिशियल फिगर आपको कहाँ मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देगी जी। अगर आपको ये पता करना है कि कितने लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी या किस डेट तक कितने लोग कोविड पॉजिटिव हुए, कितने लोग ठीक हुए, तो ये जो फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी हमको, हमें वही लेना पड़ेगा। तो हमें उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फिगर्स होते हैं या जो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है जो उस फिगर्स को जारी करता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है। अच्छा। और उसमें भी हमें उसको क्रॉस करना पड़ता है क्या ये सही है या नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि हाँ ये सही है, फिर हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो रिसर्च ज़रूरी होती है, लेकिन रिसर्च भी कई लेयर पे हमको उसको फैक्ट चेक जिसको कहें कि वो करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो वो कंटेंट हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी कितनी समझ के साथ उसको निकाल पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया ये किताब जो है वायरस से वैक्सीन तक, तो ये जो किताब है अभी युवा भी इसे काफ़ी शामिल कर रहे हैं अपने सिलेबस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इसका उपयोग किया जा रहा है, तो किस तरीके से मदद कर रही है युवाओं के लिए ये किताब? देखिए, युवाओं के लिए ये किताब इसलिए मदद कर रही है, जब ये किताब लिख रहा था तब मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इस किताब की भूमिका मैं आपको बताऊं, कोरोना का समय चल रहा था, हम सब अपने अपने घरों में थे जी। हम लोग भी जो न्यूज़ पर्सन्स हैं वो लोग भी ऑफिस भी कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, घरों से भी अपना काम कर रहे थे और बाहर पूरी सोसाइटी को देख रहे थे। घर से निकलते थे वो भी देख रहे थे और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देख रहे थे।
तब कई बार जब किताबें पढ़ने का आपको शौक होता है, साहित्य पढ़ने का शौक होता है, तो मैंने सोचा कि यार कुछ इससे पहले भी तो महामारियाँ आई होंगी, इससे पहले भी तो कुछ और चीज़ें होंगी, तो उनको पढ़ा जाए। तब लोग क्या कर रहे थे? आज तो हम चलिए ठीक है, घरों में लॉकडाउन है, घरों में अपना काम कर रहे हैं, कुछ अलग ही माहौल एक बना हुआ है। उस समय के लोग क्या करते थे? वो अगर घरों में थे, वो अगर बीमार थे, तो वो लोग क्या स्टेप्स ले रहे थे? कंटेंट नहीं मिल रहा था जी। कि इससे, क्योंकि ये तो इतिहास कहता है कि 800 साल, 400 साल, 100 साल, 200 साल पहले कई और महामारियां भी आईं, कई लाखों लोगों की जानें उसमें गई हैं, भारत में नहीं दुनिया में भी आईं, लेकिन कंटेंट नहीं मिला। फिर लगा कि यार आज से कई साल के बाद जब हमारी अगली जनरेशन आएगी, उसको कोविड के बारे में अगर कुछ समझना होगा, जानना होगा, और उस वक्त चल क्या रहा था, तो उसे कंटेंट कहाँ से मिलेगा? किताबों पे मैं जब देख रहा था, लोग जब लिख रहे थे, लोग जो वो लिख रहे थे जो जो परेशान था, या जो कुछ सरकार का जो कमियां दिख रही थी, या किसी की कुछ कमियां दिख रही थी, वो लोग लिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल कोई नहीं लिख रहा था। सरल चीज़ लोगों को सबसे कठिन होता है सरल चीज़ लिखना। जी। हम लॉकडाउन को तो जी रहे हैं, लेकिन उस लॉकडाउन में कैसे लग रहा था वो लॉकडाउन, कितने दिन का वो लॉकडाउन था, कैसे भारत के प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आकर बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, आप अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। आपको अगर याद आ रहा होगा वो भाषण, वो पूरा भाषण एक बहुत ऐतिहासिक भाषण था। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आते हैं और पूरे देश को एकदम बोल देते हैं कि आज रात से आप अपने घर में रहेंगे। बिल्कुल आसान नहीं था, ये बहुत बड़ा स्टेप था। आपको याद होगा, हम इतिहास में जब जाते हैं तो हम पुराने प्रधानमंत्रियों के भाषणों को सुनते हैं कि इमरजेंसी के वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री ने, उस वक्त अपने यहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, या आज़ादी के वक्त का जो भाषण था पहला, उस वक्त क्या कहा था, नोटबंदी के का भाषण। तो ये भाषण भी अपने आप में ऐतिहासिक होंगे। आज भले हमें लग रहा होगा कि हमने सुन लिया, अभी तो हमारे लिए ईजी होंगे, लेकिन कई साल बाद वो याद किया जाएगा कि इतनी बड़ी महामारी में भारत के प्रधानमंत्री जो भी थे, किसी भी दल के हों, क्या स्टेप ले रहे थे, क्या शब्द थे। तो वो भाषण, इसमें सिर्फ वो भाषण नहीं, कई महत्वपूर्ण भाषण थे। आप याद करिए वो दिन जब हमें कहा गया कि खुद जनता कर्फ्यू लगा लीजिए, अपने घरों में हमें खुद जनता, मतलब कैद हो जाना है और एक जनता कर्फ्यू लगाएगी। आम जनता, आप हमने देखा कर्फ्यू के नाम से धारा 144 याद आ जाती है, पुलिस याद आ जाती है, सायरन याद आ जाता है, लेकिन उस दिन कोई पुलिस नहीं थी, कोई सायरन नहीं था। हम खुद अपनी स्वेच्छा से एक आह्वान पर अपने घर में बैठे। क्या 130-135 करोड़ का ये देश, एक व्यक्ति जो दिल्ली से बोल रहा है, टीवी पे आके बोल रहा है, उसकी बात को एकदम मान लेता है? कैसे मान लेता है? कुछ तो बात होगी ना। तो ये अपने आप में कई ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिनको हम देख के आए हैं बहुत रिसेंटली, और वो अगली जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगा वो सारी बातें मैं लिख दूं कि जो वो अगर कभी भविष्य में पढ़ना चाहे, एक जगह ढूंढना चाहे, तो उसको मिल जाए, फैक्ट के साथ, तारीखों के साथ और सच्चाई के साथ। जी। अच्छा, जैसे आप अभी युवा हैं, युवा समय में लोग प्रेम की कविताएं लिखते हैं, तो आप किससे प्रेरित हुए? आपने भी कविताओं पर भी आपने अपनी किताब लिखी है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तो आपने एक और कविता की, अपने आपने उपन्यास भी लिखा है, साथ ही आपने कविता की किताब भी लिखा है, तो ये सारी जो आपकी, इससे आप कहाँ से प्रेरित हुए इसके लिए? आप देखिए, मैंने कहा ना, सोसाइटी में जब हम रहते हैं ना, तो सोसाइटी में हम, अगर अभी आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने कॉलेज में जाते हैं, हम अपने स्कूल में जाते हैं, या हम जहाँ वर्क प्लेस पे, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। कोई भी कहानी झूठी नहीं होती, या तो वो घट रही होती है, या घटने वाली होती है, या घट चुकी होती है। ये तीन कहानियाँ तीन चीज़ें होती हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कहानी कभी ना कभी ज़रूर घटती है। आपके साथ कोई कहानी घट रही होगी, मेरे साथी के साथ कोई और कहानी घट रही होगी, मेरे साथ कुछ और घट। हम सुनते सबकी कहानी, हमें बड़ा गॉसिपिंग का बड़ा शौक रहता है, कोई कुछ बता रहा है, हम बड़ा सुन लेते हैं उसको। तो सबकी कहानियाँ हम सुनते हैं, और कई समय तक जब सुनते आते हैं ना, और जब हम लिखने बैठते हैं तो कई बार लगता है कि हाँ, ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी, ये कहानियों पर हम लिख सकते हैं। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए जो है, वो कई सारी कहानियों को मिलकर एक उपन्यास बना है। अच्छा। वो कई सारे लोगों की कहानियाँ हैं, उन सब कहानियों को एक पूरा लय में लाकर एक कहानी में मर्ज किया गया है। तो एक ऐसा कहानी जो हर व्यक्ति के साथ, आप अगर उसे पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो मेरे साथ भी घटा था, मेरे को ये लगे कि ये तो मेरे साथ भी घटा था।
मुझे, मेरा ये दावा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब जो व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा, उस उपन्यास को पढ़ेगा, तो उस उपन्यास में उसको कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा मिलेगा जो उसकी लाइफ में ज़रूर घटा होगा, तो उसको इस किताब में शामिल करने की कोशिश की। जी, जो भी पढ़ेगा उसे लगेगा कि ये तो मेरी कहानी है। हाँ। तो ऐसी कहानी आपने लिखी है, द्वंद कहाँ तक पाला जाए में। अच्छा, कविताएं आपने लिखी हैं, तो कोई कविता आपके सबसे करीब होगी, वो कौन सी कविता है, क्या सुनाएंगे आप हमें? देखिए, कविताएं तो जब आप खुद लिखते हैं तो आपको जी। हर कविता पसंदीदा प्रिय आपकी होती होती है। है, और उसके बाद ही आप जब उसको किताब में लेकर आते हैं तो आपकी जो सबसे सर्वोत्तम आपको जो लगती है, जो राइटर होता है उसको जो लगती है, वो उसको लेकर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि कई इंस्पिरेशनल कविताएं हैं उसके अंदर, लेकिन एक होता है, मैं वक्त को बड़ा मानता हूँ। जी। वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। वक्त का सम्मान, आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। जी, अगर हमने वक्त का सम्मान किया तो वक्त हमारा सम्मान करता है। बिल्कुल। तो वक्त पर कुछ लिखने की कोशिश की थी, वो ये कि एक बार वक्त ने वक्त को कहा कि अगली बार थोड़ा वक्त लेकर आना, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। वक्त मुस्कुराकर वक्त को ये कहते हुए चला गया कि जब वक्त आएगा तो इत्मीनान से वक्त गुजारेंगे। वक्त का बहुत इंतज़ार करता था। एक दिन वक्त बीमार हुआ। वक्त ने वक्त को फ़ोन लगाया। वक्त ने फ़ोन नहीं उठाया। वक्त ने दोबारा वक्त को फ़ोन लगाया। वक्त ने फ़ोन उठाया और झल्लाते हुए कहा, क्या वक्त बेवक्त फ़ोन लगा लेते हो। वक्त सहम गया। वक्त ठहर गया। वक्त जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। फिर वक्त ने कभी वक्त को फ़ोन नहीं लगाया। एक दिन वक्त आया और वक्त ने उस वक्त को कहा, मुझे वक्त नहीं दोगे। वक्त ने उस वक्त को कहा, मुझे वक्त नहीं दोगे। तो पता है वक्त ने क्या जवाब दिया? वक्त ने कहा, वक्त पर वक्त नहीं देने वाले को वक्त माफ़ नहीं करता। वक्त पर वक्त नहीं देने वाले को वक्त माफ़ नहीं करता। वक्त आगे बढ़ा और वक्त को पीछे छोड़ वक्त के साथ आगे बढ़ गया। वक्त ने फिर कभी पलट के नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि वक्त का भी आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान होता है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये कविता युवा बिल्कुल पढ़ते होंगे आपकी, काफ़ी रोचक कविता है, और युवाओं का आजकल हम देख रहे हैं कि लेखन में काफ़ी रुचि हो रही है युवाओं की। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कैसी फील्ड है? लेखन कैसे, शुरुआत कैसे की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे किताब को पब्लिश किया जाए, कैसे जानकारी जुटाई जाए, तो इसके लिए युवाओं को आप कैसे गाइडेंस करें? देखिए, सबसे जो मुझे यूथ मिलता है, क्योंकि मैंने भी जब किताब लिखी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जी। 2-3 साल पहले ही मैंने किताबें लिखना शुरू की, और 3 साल में तीसरी किताब आपके साथ में जो वायरस से वैक्सीन तक है। जी। और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि लेखन में करियर बनाना है। जी। लिखते गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि युवाओं का एक सबसे कॉमन सवाल होता है, वो ये होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, जी। कैसे लिखें। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको जो दिमाग में आ रहा है, जो आपके मन में चल रहा है, आप लिखिए। आप ये मत सोचिए कि कौन पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़कर क्या कहेगा। प्रतिक्रियाएं पाठक पे छोड़ दीजिए। अगर आप पाठक की नज़रिए से लिखना चालू करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना है, ना कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जो आपके अंदर के विचार हैं, आपको उनको लिखना पड़ेगा। जहाँ से आप लिखना चाहें आप वहाँ से शुरुआत करिए। लेकिन जब आप लिखने लगते हैं ना, तो एक समय के बाद रिदम बन जाता है जी। और रिदम बन जाता है तो फिर उसके बाद आप खुद ही उसमें इतने जिसे कहें कि डूबते जाते हैं कि आपको खुद समझ में आ जाता है कि अब मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है, किस नज़रिए के साथ लिखना है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है किताब लेखन में, वो ये लगती है आपकी निरंतरता। आप कितने डिसिप्लिन के साथ किताब लिख रहे हैं। मुझे कई लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं, कई बड़े लोग भी हैं, कई जो नए मेरी तरह लिखने वाले लोग हैं वो लोग भी हैं, कि किताब लिखने में तो बहुत समय लगता होगा, किताब लिखने में तो बहुत समय लगता है, हमें तो इतना टाइम लगा, तुम्हें इतना कम समय क्यों लगा। जैसे वायरस से वैक्सीन तक जो आपके पास किताब है, ये मुश्किल से मान के चलिए 60 से 70 दिन में लिखी हुई किताब है, और 500 दिन का सफ़र तय कर 500 दिन का सफ़र तय कर रही है, और मुश्किल से 60-70 दिन में लिखने वाली किताब है। क्यों लिखाई गई? क्योंकि मैं एक टारगेट लेके चलता था कि मुझे आज इस टॉपिक पे लिखना है। मुझे अगर आरोग्य सेतु ऐप पे लिखना है तो मुझे पता है ना आरोग्य सेतु ऐप किस तरीके से काम कर रही है, क्यों आया था, कैसे आया था, कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कितने यूज़र्स उसमें जुड़े हुए हैं और क्या उसके फीचर्स हैं, ये तो मुझे पढ़ के समझ के पता था। तो मैं टारगेट लेके चलता कि रोज़ मुझे
कम से कम 1000 से 1500 शब्द, 1000 शब्द तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं। जी। और जब मैं 1000 शब्द मिनिमम लिखने जाता था तो फिर अपने आप वो, क्योंकि टॉपिक बढ़ेगा तो आप 1500 तक भी चले जाओगे, तो आप एकदम छोड़ तो दोगे नहीं। तो एक निरंतरता होनी जरूरी है। आप रोज अगर सोचिए 1000 शब्द लिखेंगे ना, आप 30 दिन में 30,000 शब्द लिख लिए आपने जी। 30,000 शब्द में आपकी 150 से 200 पेज की किताब तैयार हो गई है। बिल्कुल। हो गई आपकी किताब रेडी। जी। तो मेरा ये कहना है कि ये एक वायरस से वैक्सीन तक की कहानी थी। जी। ऐसे ही अगर कोई आपके पास कोई कहानी है, वो कहानी में आप अगर एकदम क्लियर हो कि मुझे अब यही लिखना है, ये कहानी मुझे पता है, और उस कहानी को या तो आपने खुद जिया है या आपने उस कहानी में किसी को जीते हुए देखा है, जी। तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है। आपको कोई स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंसंट्रेशन के साथ उसमें लिखने बैठेंगे तो पूरी कहानी आप जिस तरीके से वायरस से वैक्सीन तक लिखी है मैंने, वैसे ही द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए भी लिखी जा सकती है, जो मैंने 2 से ढाई महीने में लिखी थी। जी। जी। अच्छा, जैसे आपने वायरस से वैक्सीन तक जो किताब लिखी है, तो बारीकी से आपने जाना कोरोना काल को, तो कोई ऐसा मंजर जो लिखते वक्त आपके भी हाथ कांप उठे या जिसे आप जानने गए तो आपको उस समय की याद आ गई और हाथ कांप गए उसे लिखने में, ऐसा कौन सा मंजर आपने इस किताब जब में दूसरी लहर हमने कोरोना की झेली थी, जी। कोविड काल का पहला समय, ये किताब दरअसल जब लिखना शुरू हुई तो जब पहला लॉकडाउन से हम बाहर निकल ही रहे थे, पहला लॉकडाउन जी। दिवाली मुझे लगता है शायद 2020 की सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा जी। वहाँ, तब ये इस कहानी को लिखना शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे वो किताब मैंने जनवरी एंड तक, लगभग जनवरी फरवरी के आसपास तक मैंने उसको पब्लिशर को भेज भी दिया था। नहीं, फरवरी नहीं, मैंने मार्च तक उसको लिया और मैंने उसको पब्लिशर को भेज भी दिया था। लेकिन उस बीच में चूँकि लॉकडाउन और सारी चीज़ें थीं और वो कोविड काल वो दूसरी लहर आना चालू हुई मार्च एंड के बाद, अप्रैल 1 के साथ में दूसरी लहर आई, तस्वीर एकदम पलट गई। जी। पहले कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में बहुत फर्क था। जितनी ज़्यादा संख्या में लोग अस्पताल पहली लहर में पहुंच रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में लोग दूसरी लहर में पहुंच रहे थे। डेथ रेट बहुत बढ़ रहा था, पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम अपने आसपास रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक कई सारी घटनाएं ऐसी देख रहे थे और जी भी रहे थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, सेकेंड लेयर भी उसमें आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये किताब अधूरी है। जी। फिर मैंने दूसरी लहर को और उस किताब को बढ़ाया। लेकिन जब मैं दूसरी लहर को लिख रहा था, ऑक्सीजन की जो उपलब्धताएं नहीं हो पा रही थी, जब मैं उन लोगों की कहानियां लिख रहा था जो लोग तड़प रहे थे अपनी ऑक्सीजन के लिए, आपको वो याद होगा वो मंज़र जब एक माँ के साथ में उसके दोनों बच्चे, दिल्ली की वो तस्वीर थी और वो तीनों लिपटे हुए थे, एक अखबार में फ़ोटो आई थी और ऊपर धुआं जा रहा था जी। वो कितनी भयावह तस्वीर थी। और भोपाल की एक तस्वीर थी जिसमें वो कहती देखो देखो वो मेरे पापा या मम्मी जा रहे हैं, ऐसी कोई तस्वीर थी। वो कई बार झंझोर देने वाली तस्वीर थी और वो तस्वीर लिखते हुए भी कई बार लगा कि यार हमने क्या जिया है जी। हम किस दौर से गुजरे हैं। तो आप जब, अच्छा और अच्छी बात पता है इस किताब में क्या रही कि सब कुछ घट रहा था सामने, तो वो भाव भी आ रहे थे। शायद इस किताब को मैं आज लिखता तो उतनी ईमानदारी से नहीं लिख पाता जी। जितनी ईमानदारी से मैंने उस समय उस किताब को लिखा। तो वहाँ पर कई बार आंसू भी आ गए, हाथ कांपे जब टाइपराइटर पे टाइप करते थे तो लगता था कि यार ये क्या घट रहा है और मैं क्या लिख रहा हूँ। जी। अच्छा, जैसे अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी भी आप सावधानी बरतें और प्रोटोकॉल का पालन करें और अभी भी बूस्टर डोज भी लगवा लें आपका। तो जैसा कि आपने बताया, एक कहानी आपने बताई, आपने वायरस से वैक्सीन तक में जो लिखी है, ऐसी कई कहानियाँ आपने उपन्यास में भी लिखी हैं, कई सारी कहानियाँ। तो उनमें से कोई ऐसी एक कहानी जो आप अपने हमारे दर्शकों को, युवाओं से मिलती हुई कुछ कहानी जो आप कुछ चंद लाइनें उस कहानी की हमें बताना चाहेंगे? देखिए, कहानी तो वो एक है, अलग अलग कहानियाँ तो वो बन के एक कहानी बनी है। लेकिन मुझे उसकी जो अच्छी बात लगती है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लिख रहे होते हो, हाँ जी। और जब कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है, कोई स्थापित व्यक्ति या जिसको आप थोड़ा पढ़ते आए हो, वो जब उसको पढ़ता है और जो प्रतिक्रिया देता है, और वो प्रतिक्रिया आप ऐसी प्रतिक्रिया देता है जिसमें आपको लगता है कि यार इसी भाव से तो मैं लिख रहा था जी, और ये शायद मैं नहीं बोल पाया, वो सामने वाले ने बोल दिया। हाँ जी। दिव्य प्रकाश दुबे एक आज के ज़माने के नई वाली हिंदी के एक ब्रांड है। कई सारे उपन्यास, कई सारी कहानियाँ उनकी इस समय बाज़ार में है। उनको जब मैंने राइटअप के लिए ये किताब के कुछ अंश भेजे कि किताब पे उनका फॉरवर्डेड लेना है मेरे को, तो उन्होंने जो किताब में आप देखेंगे पीछे लिखा हुआ है दिव्य प्रकाश दुबे, पीछे 4 लाइन उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये उपन्यास द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए को पढ़कर मुझे लगा
कि सब कुछ समझने के लिए थोड़ी होता है। लाइफ के कुछ चैप्टर बिना समझे ऐसे ही छोड़ देने चाहिए। लाइफ को जितना सीरियसली आप लोगे, लाइफ उतना आपको परेशान करेगी। ये कहानी ये भी बताती है कि बाहर से हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं है जी। हम लोग कितनी ही अच्छी स्माइल के साथ हम अगर स्टूडियो में बैठे हुए रोज़ बुलेटिन पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी आसान हो चीज़ें या आपकी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें आसान हो। तो फिर ये लगा कि नहीं यार, ये उपन्यास भी शायद बिल्कुल परफेक्ट लाइन, उन्होंने 4 लाइनों में इस पूरे उपन्यास का सार बता दिया। तो मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी उनकी, जो शायद मैं अंदर नहीं लिख पाया, वो उन्होंने 4 लाइन में देके मुझे उस किताब का कवर बना दिया। जी। अच्छा, आप हमेशा इंटरव्यू आप करते हैं, तो इस बार आपका इंटरव्यू हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा नया सा महसूस हो रहा है क्योंकि इस स्टूडियो में जनरली जहाँ आप होती हैं वहाँ मैं होता हूँ और आपकी तरह सवाल कर रहा होता हूँ। पर हाँ, सवाल करने के साथ साथ जवाब देना भी कठिन होता है। बिल्कुल। वो आज मुझे महसूस हो रहा है, पर ये भी एक नया अनुभव है। इसके लिए मैं बताया आपको, मैं दूरदर्शन को बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। ये वो संस्थान है जो आपके काम को समझ रहा है, परख रहा है, और सबसे बड़ी सम्मान की बात पता है क्या होती है? आप जो काम कर रहे होते, जो आपका मूल काम होता है, उसके इतर जो आपका काम है उसको सम्मान दे रहा है वो। मेरा मूल काम दूरदर्शन में एंकर करस्पॉन्डेंट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ आपकी तरह। लेकिन ये किताबें लिखना और ये तो मेरा पैशन है जी। ये तो मेरा मतलब प्रोफेशन तो है नहीं जी। लेकिन उस पैशन को जिस तरीके से एक सम्मान देना एक संस्थान में रह के, ये मुझे दूरदर्शन ने दिया है जी। इसके लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि ये बाकी कई अन्य सम्मानों से बहुत ऊपर होता है जी। आप जिस जगह पे काम करते हो, आपके साथ जो लोग रोज उठ रहे बैठ रहे होते हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एटलीस्ट कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो दूसरों तक भी जाना चाहिए या अच्छा काम कर रहे हो, तो अंदर से एक जिसे कहें कि मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ठीक है, आप कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, आप आगे बढ़ सकते हो इसमें, तो एक सांत्वना मिलेगी। जी, और भी लोग प्रेरित होंगे और ऐसा ही कुछ प्रेरणा देने वाला संदेश आप हमारे युवा दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि मैं जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स आते हैं जी, मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो पढ़ाई करते हैं जी, कॉलेज में अपना आते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर वो फील्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं जी। मैं उनको यही कहता हूँ हमेशा कि आप कॉलेज के टाइम पे ही कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आप काम कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, ताकि आपकी क्लास में अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं, आपने अगर उस पर तैयारी कर ली ना, तो आप 50 में से 49 में थोड़े अलग हो जाओगे जी। और इस फील्ड में सबसे अच्छी बात ये होती है, वो होता है कैंपस सिलेक्शन जी। आप अगर मान लीजिए जो बड़े बड़े जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे माखनलाल यूनिवर्सिटी है या और भी कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर कैंपस आते हैं अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग अखबारों के, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप वहाँ पे एंट्री कर जाओ। तो आप तैयारी करो, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपको आनी चाहिए, है ना, और आपको तमाम वो छोटी छोटी बातें अगर आप उसका ख्याल रख लेंगे तो आप मुझे लगता है कि सब में अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही प्रेरणादायक बातें कही और काफ़ी सारी जानकारियाँ भी दी हमारे युवा दर्शकों को। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आदित्य जी से आपने भी कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर ली होगी। मैं भी उनसे प्रेरित हुई और आप भी उनसे प्रेरित हुए होंगे।